Hello everyone, this is the first lecture for the chapter Improvement in Food Resources. Topics to be covered here: Introduction, Improvement in Crop Yield, Crop Variety Improvement. So our first heading is Introduction. So introduction part में हम देखेंगे कि how each and every person easily access the food. ठीक है कि each and every person को जो food है वो easily कैसे accessible हो. Access the food easily. सो इजीली कब कोई फूड प्रोवाइड होगा या किसी के लिए एक्सेसिबल होगा, जब फूड की जो यील्ड है यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ा दिया जाए, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया जाए. ठीक है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन रिजल्ट्स दैट फूड कैन रीच इजीली टू ईच एंड एवरीवन. सो फूड हमें कहाँ से मिलता है? फूड के लिए या तो हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, या तो हम एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. तो प्लांट्स के लिए हम एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, एग्रीकल्चरल वर्क. ओके. और एनिमल्स के लिए एनिमल्स की रियरिंग की जाती है, जिसे कहा जाता है, यानी एनिमल्स की रियरिंग दैट इज पशुपालन, जिसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, एक टर्म देते हैं. ओके. सो आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, इन दोनों के लिए लैंड्स रिक्वायरमेंट होते हैं, यानी लैंड एरिया रिक्वायर्ड होता है जिन पे हम काम करेंगे. या तो प्लांट्स की ग्रोथ कराएंगे, क्रॉप फील्ड्स होंगी, या तो एनिमल्स की ग्रोइंग कराएंगे, उनको फीड कराएंगे, उनको उनका पशुपालन करेंगे. ठीक है. सो लैंड जो है इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बिलियंस में है. ठीक है. तो इंडिया में ऑलरेडी जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चरल फार्मिंग की जाती है. इंटेंसिव एग्रीकल्चरल फार्मिंग होती है इन इंडिया. ठीक है. तो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल फार्मिंग से क्या समझते हो आप? कि यहाँ पे लैंड एरिया इंटेंसिवली, यानी मोस्ट ऑफ, यानी 75% ऑफ द लैंड जो है वो यूज हो रहा है एग्रीकल्चरल में. ठीक है. इसके बाद भी इतनी बिग पॉपुलेशन को फीड कराना मुश्किल है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करनी होगी, टेक्निक्स या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करना होगा जिससे हम फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें. ठीक है. सो इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए. ठीक है. रिवोल्यूशन मतलब होता है सडन इंक्रीज और चेंज. तो रिवोल्यूशन हुआ, रिवोल्यूशन हुआ तो इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन में, किसी चीज के भी प्रोडक्शन है. फॉर एग्जांपल ग्रीन रिवोल्यूशन आया. जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी सडन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स. फर्दर आपका उसके बाद आपका आया व्हाइट रिवोल्यूशन. व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट जो है ये व्हाइट रिवोल्यूशन जो है ये मिल्क के प्रोडक्शन, यानी मिल्क का प्रोडक्शन अचानक से बढ़ गया. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे अदर रिवोल्यूशंस भी आए, लाइक ब्लू रिवोल्यूशन और गोल्डन रिवोल्यूशन. ठीक है. तो ब्लू रिवोल्यूशन जो होता है मैरिन लाइफ में अचानक से बढ़ गई, यानी मैरिन जो चीजें थी वो उनकी एक्सेसिबल हो गई इजिली, यानी इनमें ग्रोथ हुई. लेकिन रिवोल्यूशन का जो निगेटिव इम्पैक्ट हुआ, निगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा? निगेटिव इम्पैक्ट. सो निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि रिवोल्यूशन के आने से क्या होता है, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, द नेचुरल रिसोर्सेज ये इंटेंसिवली यूज की जाती हैं, यानी इनका ज्यादा यूज किया जाने लगता है. और जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, तो इनको अगर हम इंटेंसिव इनका यूज करेंगे तो ये एक टाइम के बाद या तो खत्म हो जाएंगी, और इनको रिन्यू होने में टाइम लगता है. हम इसके बारे में पढ़े हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज एग्जैक्टली क्या है. तो इनको रिन्यू होने में टाइम लगता है. तो इंटेंसिव यूज करने से ये प्रॉब्लम्स आती हैं. तो हम रिवोल्यूशन के, तो हम कौन सी प्रैक्टिसेस का यूज करें? हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करें, जिससे आपकी नेचुरल रिसोर्स हार्म नहीं होती. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? ये क्या है आपकी? इसमें क्या हो जाता है कि हम करेंटली अपने फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे हम काम करते हैं. दूसरा, हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं पहुंचाते. देयर इज नो हार्म टू द
नेचुरल रिसोर्सेज। एंड थर्ड वन इज हम अपनी फ्यूचर जो जनरेशन होती है, फ्यूचर जनरेशन, उसका ख्याल रखते हैं कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको भी चीजें इजिली एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि हमारी जनरेशन तक की चीजें ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो, उनको अवेलेबल हो, उनके लिए एक्सेसिबल हो, और हमारी जो कमिंग जनरेशन है फ्यूचर की, उनके लिए वो इजिली एक्सेसिबल ना हो। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम ऐसा प्रोडक्शन करते हैं फूड का, उन टेक्निक्स का यूज करते हैं जिससे जो करंट पॉपुलेशन उनको भी फूड इजिली एक्सेसिबल हो, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज भी हार्म ना पहुंचे उन्हें, और एक लिमिट के अंदर हम उसका यूज करें, और फ्यूचर जनरेशन को भी फूड इजिली एक्सेसिबल हो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, जो बात करते हैं कि रिवोल्यूशन जो है इनके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। नेक्स्ट, अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, यानी आप मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हो, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो। सो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, जब आप एक साथ कई क्रॉप्स का लगाते हो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, एक क्रॉप आपने लगाई, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर क्रॉप वन आपने लगाई, इसके बीच में आपने क्रॉप टू लगा दी, इसके बाद फिर आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टू ये है, ये क्रॉप वन फिर से आपने लगा दी, यानी दो या टू और थ्री क्रॉप्स एक टाइम पे एक फील्ड पे आप ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। यानी एक क्रॉप के बीच में एक दूसरी क्रॉप आपने लगा दी, फिर ये क्रॉप फर्स्ट है, फिर इसके बीच में आपने क्रॉप सेकंड लगा दी, देन क्रॉप फर्स्ट अगेन आपने लगा दी। इस इसको कहते हैं इंटर, यानी बीच में। मिक्स फार्मिंग में आप बहुत सारी क्रॉप एक टाइम पे एक फील्ड पे लगाते हो। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस का मतलब होता है, यानी आप एग्रीकल्चर में भी टाइम दे रहे हो, यानी अपनी क्रॉप्स को भी टाइम दे रहे हो, उसके साथ साथ प्लस हम साइड में क्या कर सकते हैं, लाइव स्टॉक्स, पोल्ट्री पे ध्यान दे सकते हैं कि हम पोल्ट्री फार्मिंग साथ में करना शुरू कर दें, फिशरीज कोई फार्मिंग करना स्टार्ट कर दें, या बी कीपिंग स्टार्ट कर दें। तो जिससे क्या है कि क्रॉप फील्ड पे जितना आप काम दे टाइम दे रहे हो, रेस्ट टाइम जो बचता है आप इन पे दोगे, तो ये हमारा टाइम का भी मैनेजमेंट है और हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। ठीक है, our next heading is improvement in crop yields। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स का मतलब यहाँ क्या है कि हम अपनी क्रॉप यील्ड्स में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो प्लांट्स के जो होते हैं उनको एक डिफिनिट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, एक डिफिनिट क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, इसके अलावा फोटो पीरियड रिक्वायर्ड होती है, फोटो पीरियड रिक्वायर्ड होती है जिसमें इस प्लांट की ग्रोथ होगी, वो अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगा। सो फोटो पीरियड से क्या समझते हो आप, फोटो मीन्स होता है यहाँ लाइट से, यानी लाइट की पीरियड। तो लाइट की पीरियड किसी प्लांट को, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, और कुछ जो होते हैं आपके लॉन्ग डे प्लांट्स। तो शॉर्ट डे लॉन्ग डे हम इससे मतलब क्या है, शॉर्ट डे यानी कि इनको कम लाइट पीरियड की जरूरत है, लॉन्ग डे यानी इनको ज्यादा लाइट पीरियड की जरूरत है। लाइट पीरियड की जरूरत यानी फोटो पीरियड की जरूरत क्यों है, ताकि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सके। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, सो फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है। सो जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। द फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप एंड द सेकेंड वन इज रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं इनको हम कहते हैं रेनी सीजन क्रॉप भी कहते हैं, रेनी सीजन, क्योंकि ये रेनी सीजन में लगाई जाती हैं, दैट इज फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। ओके, और रबी क्रॉप्स जो होती हैं इनको हम विंटर सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं, विंटर क्रॉप्स, जो कि आपकी लगाई जाती है फ्रॉम द इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, नवंबर के मंथ से लगाई जाती है और अप्रैल में हार्वेस्ट की जाती है। उसी तरह जो रेनी सीजन क्रॉप होती है इन्हें जून के मंथ में लगाया जाता है और अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। ये सारा आपका एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है विद एग्जांपल्स, कि आपके एग्जांपल्स क्या क्या है। लाइक जो खरीफ क्रॉप होती हैं उनके एग्जांपल्स आपके हैं पैडी, आपने राइस फील्ड देखी होगी, उसमें पानी भरा हुआ होता है, ये
कौन सी क्रॉप है आपकी? रेनी सीजन क्रॉप, यानी इनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। फर्दर जो रबी क्रॉप की एग्जाम्पल है, ठंड में आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि पीज आती है हमारे घर में, मस्टर्ड है, बीट है, ग्राम है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे रबी क्रॉप्स के हैं। ठीक है, हम इनका मंथ याद रखेंगे, किस मंथ में इन्हें सोन और हार्वेस्ट किया जाता है। एंड सेकेंड इज कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स में, कि इंडिया में 4 टाइम जो है क्रॉप की प्रोडक्शन में इंक्रीज देखा गया है। यानी और इस ये कब की बात है? 1952 से 2010 के बीच। और इस टाइम पे सिर्फ 25% जो है कल्टिवेबल जो लैंड एरिया था उसमें इंक्रीमेंट लाया गया, यानी लैंड एरिया हमने ज्यादा नहीं बढ़ाया, सिर्फ 25% बढ़ाया, लेकिन क्रॉप जो हमारे फूड का प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन्स का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये कैसे अचीव हुआ? इसको अचीव करने के लिए हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, सेकेंड इज द क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, एंड थर्ड इज द क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट और मैनेजमेंट। सो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमने जो सीड ली, जिसे हम सो करने जा रहे हैं, जो क्रॉप ली, वो सीड और क्रॉप जो भी आपने जो भी एक पर्टिकुलर प्लांट लिया, उसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट क्वालिटी का ये आप सीड सिलेक्शन, यानी सीड का सिलेक्शन वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। सेकेंड, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, यानी आपने सीड लगा दी, अब इस सीड की जब ग्रोथ होगी उस टाइम पे इसको नर्चरिंग की जरूरत होती है, यानी इसको देखभाल की जरूरत होती है। तो उसको आप कैसे नर्चर कर रहे हो, यानी उससे कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है, जिसे हम कहा कहते हैं इरिगेशन, उसे कब कब इरिगेशन की जरूरत है, कब कब उसे मैन्योर या फर्टिलाइजर्स का रिक्वायरमेंट है। इन चीजों, ये चीजें आपकी आ जाएंगी नर्चरिंग के अंदर, जिसे आप कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। एंड अवर थर्ड हेडिंग इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में, यानी जब एक क्रॉप रेडी हो गई, उसको आपने हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद इसको प्रॉपर इसका ख्याल रखना, इसकी देखभाल रखना। हार्वेस्ट करने के बाद देखभाल कैसी कर सकते हो? रोडेंट्स होते हैं, माइट्स होते हैं, जो हमारे हार्वेस्टेड क्रॉप को डैमेज करते हैं, खराब करते हैं, तो इनसे इनको कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे, वो आ जाता है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, इन हेडिंग्स को हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपनी फर्स्ट हेडिंग को डिटेल लेते हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। सो अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ओके, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर हम क्या ध्यान दें, हमारी अप्रोच क्या होती है? हम ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन करें, ऐसी क्रॉप का जो गुड ईल्ड करे। ठीक है, यानी जिसकी ईल्ड जो है वो गुड क्वालिटी की हो। ठीक है, गुड क्वालिटी की ईल्ड्स हो, यानी जो क्रॉप या स्ट्रेन हमने लिया है वो उन पे हम क्या ध्यान देते हैं कि उनकी फ्यू अगर कैरेक्टरिस्टिक को देखें। ठीक है, जो स्ट्रेन लिया, जो हमने क्रॉप ली, ठीक है, उसमें अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, किन चीजों पे हम अगर ध्यान देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये डिजीज रेजिस्टेंट हो। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट हो। इसके अलावा हम किन चीजों पे ध्यान देते हैं कि ये रेस्पॉन्स करें, रेस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर्स, थ्रू फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। ठीक है, ये अच्छा रेस्पॉन्स करे। इसके अलावा हाई यील्ड बियर करे, हाई यील्ड यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, जो चीज जिस चीज की भी हम क्रॉप लगा रहे हैं, और वो जो प्रोडक्शन हो वो गुड क्वालिटी का हो। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिसपे हम ध्यान देते हैं जब हम क्रॉप की वैरायटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, यानी सीड सिलेक्शन की बात करते हैं, कि ये फ्यू कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको हम ध्यान देते हैं। ठीक है, सो ये हम अचीव कैसे करेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट? ये अगर हमें इस तरह की कोई पर्टिकुलर क्रॉप चाहिए तो इसको अचीव करने का क्या मेथड है? तो फर्स्ट मेथड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, सो हाइब्रिडाइजेशन मेथड में क्या होता है? इसका मतलब होता है मिक्सिंग और मिंगलिंग, यानी दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कराया गया, 2 or more कैरेक्टर्स को, ताकि एक जो कमिंग जनरेशन है वो सारे कैरेक्टर उसमें हम ले सके, उसमें वो कैरेक्टर्स आ सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 प्लांट लिया, ठीक है, एक मैंगो प्लांट आपका ये है,
फर्स्ट वन एंड सेकेंड मैंगो प्लांट आपका ये है, ये एग्जाम्पल है जस्ट आपके लिए, ये सेकेंड मैंगो प्लांट है, ठीक है। फर्स्ट मैंगो प्लांट, इसमें क्या होता है, जो फूड का प्रोडक्ट यानी नंबर ऑफ जो मैंगोज हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज जो हैं वो ज्यादा है, ठीक है, यानी यील्ड जो है वो हायर यील्ड है। और सेकेंड मैंगो प्लांट के अंदर क्या देखा जा रहा है, इसकी यील्ड हायर नहीं है, लेकिन जो फूड ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, वो मैंगोज जो है वो बिग एंड स्वीट अच्छी क्वालिटी के हो रहे हैं, ठीक है। तो इनकी क्या करा देते हैं हम, ब्रीडिंग करा देते हैं, इनको क्रॉस करा देते हैं। अब जो, अब इन दोनों के क्रॉसिंग से जो न्यू प्लांट बना, न्यू प्लांट बना, ठीक है, इस न्यू प्लांट के अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स आएंगे, यानी ये ज्यादा हायर यील्ड भी करेगा, मैंगोज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और मैंगोज की जो क्वालिटी होगी वो भी क्या होगी, बिग क्वालिटी के मैंगोज होंगे, और वो स्वीट इन टेस्ट होंगे। तो ये मेथड आपका कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और सेकेंड मेथड आपका क्या है, द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड जीन इनकॉर्पोरेशन मेथड, जिसमें जीन इनकॉर्पोरेशन मेथड, जिससे आप क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनती हैं आपकी, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर जीन आपने, 1 मिनट, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है, ये सेगमेंट है डीएनए का, डीएनए सेगमेंट है ये, और ये उस प्लांट से लिया गया है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट भी है, ये फर्टिलाइजर्स को रेस्पॉन्स भी करता है, हायर यील्ड भी रखता है अपने पास, वो भी गुड क्वालिटी की, ठीक है। इस सेगमेंट को हम एक ऐसे प्लांट के जीनोम में डाल देंगे जो एक नॉर्मल प्लांट था, ठीक है, तो इंसर्शन कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, इस सेगमेंट को हम उस, 1 मिनट, कलर चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट का जीनोम है, ठीक है, और इसके अंदर अब हमने डाल दिया वो सेगमेंट जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज थी, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, तो अब इससे जिस सीड का प्रोडक्शन होगा, उस सीड के अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी आपकी, ये सारी क्वालिटीज इस सीड के अंदर आ जाएंगी। तो इस तरह से अगर भी आपकी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट हम दो तरह से देखते हैं, एक तो हम जीएमसी मेथड यानी जीन इनकॉर्पोरेशन, जिससे हम जो क्रॉप उसमें बनी उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, कैसे बनी ये मेथड हमने यहाँ देखा, ये जीनोम है, ठीक है, और ये इंसर्शन है एक डीएनए सेगमेंट का जो ये सारी चीजों को, ये सारी क्वालिटीज को बेयर करता था। और फर्स्ट मेथड हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में कुछ जो कैरेक्टर्स हैं सब जिसपे हमें फोकस करना है कि हम किन किस चीजों पे ध्यान दें, वो क्या क्या है, कि हायर यील्ड, यानी जो भी क्रॉप प्लांट्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, जो भी क्रॉप हम लगा रहे हैं वो हायर पर एकड़ हायर यील्ड करे, पर एकड़ जो प्रोडक्शन वो करे वो ज्यादा करे, हाई इन नंबर करे, ठीक है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी दैट मीन्स अगर वीट है तो उसके अंदर जो है उसकी बेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो पल्सेस हैं, क्योंकि पल्सेस में प्रोटीन, हम कहते हैं ना पल्सेस से प्रोटीन मिलता है, तो पल्सेस के अंदर प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इन केस ऑफ अगर वो ऑयल सीड्स हैं तो वो गुड क्वालिटी, हाई इन नंबर एंड गुड क्वालिटी का वो ऑयल उनसे हमें मिले। सो ये हो गई इम्प्रूव क्वालिटी की बात। नेक्स्ट हम किस पॉइंट पे, किस कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है, दैट इज बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंट, यानी जो क्रॉप हम ले रहे हैं, ठीक है, जो सीड हम ले रहे हैं जिसका सिलेक्शन कर रहे हैं वो बायोटिक और ए बायोटिक रेजिस्टेंट हो, यानी बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं यानी जो लिविंग चीजें आपकी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकती, फॉर एग्जाम्पल निमेटोड्स या कोई डिजीज, यानी वो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट हो। एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉस्ट की कंडीशन आ जाती है, ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, यानी सीवियर विंटर आ जाता है या सूखा पड़ने लगता है या फ्लड की कंडीशन आ जाती है, तो इन सारी कंडीशंस को वो रेजिस्ट करे, बियर करे, ठीक है। ऐसी हमें ऐसी सीड का फॉर्मेशन करना है। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन के अंदर हम क्या बातें करते हैं कि अगर कोई क्रॉप हमने लगाई, अगर उसका मैच्योरिटी पीरियड शॉर्ट हमने कर दिया,
ठीक है। मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब कि इसको जब हमने सोन किया और जब हमने हार्वेस्ट किया, इस कंप्लीट को क्या हम कहते हैं, मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अगर ये टाइम शॉर्ट हो गया, कम हो गया, तो हम एक क्रॉप फील्ड पे नंबर ऑफ टाइम्स उस क्रॉप्स को लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अगर मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो शॉर्ट होता है, तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और उसका रेट क्या हो जाएगा, चीप। क्योंकि किसी चीज का अगर प्रोडक्शन बढ़ा, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसका रेट कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा, मेच्योरिटी ड्यूरेशन से क्या कि एक टाइम अगर एक साथ क्रॉप जो है ग्रो, जब सोन तो एक साथ हुई और उनका मैच्योरिटी टाइम भी एक साथ होता है, तो उसमें जो लॉस होता है हम फार्मर्स का, वो बहुत कम होता है, नो के बराबर। क्योंकि हार्वेस्टिंग एक ही टाइम पे हो रही क्रॉप की है, तो फार्मर्स उस पे अपनी चीजों को ध्यान देते हैं। अगर डिफरेंट टाइम पे मैच्योरिटी होती है, तो एक एक मान लो कुछ क्रॉप्स जो हैं वो 1 मंथ में प्रिपेयर हो जा रही है, कुछ जो है नेक्स्ट सेकेंड मंथ में हो रही है। तो अगर मैच्योरिटी ड्यूरेशन एक ही टाइम पे सारी क्रॉप प्रिपेयर हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी, तो उसमें लॉस के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी से क्या मतलब है कि यानी जो हमने सीख ली, वो हर जगह हर क्लाइमेटिक कंडीशन को वो बियर करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ऊपर बताया कि अगर वो ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, फ्लड आ जाता है, या बहुत सीवियर विंटर पड़ता है, तो उस चीज के लिए वो सीड जो हो, यानी हर जगह वो सीड जो है वो आसानी से लगाई जा सके और इन कंडीशंस को वो फेस कर सके, उससे इन पे कोई इफेक्ट ना आए। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स से आप क्या समझते हो, कि आप जो कैरेक्टर चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉडर है, फॉडर मतलब होता है चारा, लाइक हे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये प्रोफिजली ब्रांच हो, यानी इनके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा हो और ये लॉन्ग हो, इनकी हाइट ज्यादा हो। ठीक है। तो फॉडर की क्वालिटी गुड क्वालिटी मानी जाती है। तो ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है फॉडर की। और इन केस ऑफ सीरियल्स, अगर हम सीरियल्स की बात करें, तो इनके अंदर कहा जाता है कि ब्रांचिंग जो है वो सिंपल ब्रांचिंग ना हो। ठीक है। अनब्रांच्ड हो, सिंपली ये अनब्रांच्ड हो, और शॉर्ट इन लेंथ हो। इससे क्या होगा, शॉर्ट इन लेंथ से क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं जमीन से ले रहे हैं, इन्हें कम जरूरत पड़ेगी। अगर इनकी हाइट ज्यादा होगी, ब्रांचेस ज्यादा होंगी, तो ज्यादा मिनरल्स और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। शॉर्ट होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं फॉर इन केस ऑफ सीरियल्स। तो ये आपके डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स हो गए। ठीक है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं ड्यूरिंग क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। किसका, जब हम किसी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, यानी सीड का सिलेक्शन करते हैं, किसी क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं, या क्रॉप का, या किसी स्ट्रेन का सिलेक्शन करते हैं जिसे हम जा रहे हैं फील्ड में सोन करने, तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स है जिसे हम ध्यान में रखते हैं कि ये क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। हैव अ गुड डे।